हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट चार्ज से बना हुआ एक अरेंजमेंट है। वहां से सब हाथ मारो, सब ओपन हो जाएगा। तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू से बना हुआ कोई अरेंजमेंट जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस लेटर से डी है, या समटाइम्स इसकी डिस्टेंस को एल इधर और एल इधर लिख दिया जाता है, ये अरेंजमेंट हमारा डाइपोल है। तो ऐसे अरेंजमेंट रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे Na प्लस Cl माइनस, ये दो एटम्स का अरेंजमेंट है जिनकी कुछ बॉन्ड लेंथ है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो शायद इसलिए किसी के मन में ये आया होगा कि इस डाइपोल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ऐसे अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले एक टर्म डिफाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किस बात की फीलिंग देता है? दो बात की फीलिंग देता है कि कितने चार्ज को रखा गया है और कितना दूर रखा गया है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना है और कितना दूर है। इन दो बातों को कंटेन करता हुआ एक टर्म है जिसको फर्दर कई जगह पे यूज किया जाएगा, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी। Q क्या है? सबको पता है, चार्ज, और D क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर दोनों का डिस्टेंस D दिया है सीधे सीधे तो QD लिख दो, और अगर सेंटर से आधा L है और इस तरफ आधा L है तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2L, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं और सामने भी कोशिश करते हैं कि एक टर्म ऐसा आए जो उसके पैरेलल हो। ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमने फिजिक्स में किया है। तो बता, क्यू वेक्टर है या स्केलर? क्यू स्केलर है। पी अगर वेक्टर है तो हमें डी को वेक्टर बना देना चाहिए। तो यहां पर दो वेक्टर हो गए, पी वेक्टर हो गया और डी वेक्टर हो गया, या हम यहां पर एल को भी वेक्टर बना देते हैं। तो बात आती है कि डायरेक्शन इनकी कैसे डिफाइंड है। बस इस अरेंजमेंट में पी के डायरेक्शन का क्या मीनिंग है? तो पी के डायरेक्शन का क्या मीनिंग बनाया गया है कि अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक एरो बनाएं इस मैग्नीट्यूड का, क्यूडी मैग्नीट्यूड का, तो बस उस एरो को हम लोग, उस एरो को और उस एरो की डायरेक्शन को, है ना, डाइपोल की डायरेक्शन बोलेंगे, और उस मैग्नीट्यूड को डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है? डायरेक्शन हमेशा कैसे डिफाइंड है? डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगी। मतलब ऐसे जो एरो होगा वो वाला डायरेक्शन होगा। डाइपोल मोमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड p लेंथ का होगा और जिसका डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। क्लियर भाई? तो अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर्स के नियम को फॉलो करेगी। यानी जैसे वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट की बातें होती थी वो बातें हम यहां भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी देखे जाते हैं जिसमें इसकी वेक्टर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इतनी बात पहले समझ ले तो मैं आगे बताऊं। नोट कर ले, पहले नोट है, सब दिया ही है, सब कुछ कुछ नोट करना है नहीं? तो मैं कुछ
एग्जाम्पल की हिंट दूंगा, इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं यार एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है और एक माइनस 2 क्यू चार्ज यहां रखा है। ठीक है, ये इस तरह से रखे हैं कि ये तीनों साइड एल कर दे, तीनों साइड इक्वल हैं और कोई पूछे इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट बनाओ, तो पहले तो हम यहां पे डाइपोल देखेंगे। अभी हमें डाइपोल अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएं जिससे डाइपोल नजर आने लगे। देखो यार एक प्लस और एक माइनस का पेयर डाइपोल होता है, यहां दो हैं, दो 2q है, तो हम एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का पेयर यहां बना दें, ये एक डाइपोल नजर आने लगा। एक प्लस और एक माइनस, यहां एक माइनस बचा, एक माइनस और एक प्लस का पेयर यहां बना दें तो एक डाइपोल ये बन गया। इसको हम दो डाइपोल में देखना शुरू करें। ठीक है, अब दो डाइपोल में देखने के बाद एक एरो ऐसे बना दो और एक एरो ऐसे बना दो। अगर इनके बीच का गैप चलो डी लिख दें, डी डी दिया है तो इस एरो को क्या लिखोगे, कितने मैग्नीट्यूड का है ये एरो। देखो यार ये एरो लेंथ को नहीं बता रहा है, ये एरो डाइपोल मोमेंट को बता रहा है, तो ये एरो होगा QD और ये एरो होगा QD। और क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब अगर दो डाइपोल अगर 60 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, इस फॉर्मूले से उसका आंसर कई बार निकाला है। अब तो ऐसा हो गया है कि रात में कोई सोते से जगा के पूछे कि 60 डिग्री पे दो वेक्टर है तो रिजल्ट कितना आएगा। क्लियर है भाई। तो क्या ये 90 पे होते नहीं कर पाते, 0 पे होते, 180 पे होते नहीं कर पाते। तो ऐसे अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं जिनमें तुम दो डाइपोल देखोगे, उनको एरो से रिप्लेस करोगे और फिर एरो का रिजल्टेंट निकालना हमने बचपन में सीख रखा है। कब, अरे जब वेक्टर पढ़ा था, फिजिक्स का बचपन कब चल रहा था, जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल पढ़ी थी, जब वेक्टर पढ़ा था, बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे, यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, उस बचपन में पढ़ा है कि नहीं, कैलकुलस पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। हाँ भाई, क्या ये 90 डिग्री पे बनाया नहीं जा सकता था। अरे देखो ऐसा अरेंजमेंट कोई बना देता, -2q इधर लिखता, एक प्लस क्यू इधर लिखता और एक प्लस क्यू इधर लिखता, तो प्लस माइनस का एक एरो ऊपर आता और एक एरो इधर आता। तो अब तुम सोच सकते हो यार वेक्टर की मैंने हिंट दे दी है तो आगे कुछ बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है। तो हमें डाइपोल मूवमेंट समझ में आ गया, उसकी डायरेक्शन समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया कि अगर एक से ज्यादा डाइपोल हम एक जगह पे देख रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे लाया जाता है। कोई दिक्कत है भाई लोग, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं मुझे, सब कुछ साफ नजर आ रहा है, मैं नहीं सुन पा रहा हूं। हेलो हेलो।
ये कनेक्टेड तो है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो दो कैमरे हेलो की साइड। हेलो, सुन पा रहे हैं? विशेष सुन पा रहे हैं मुझे? नव्या सुन पा यस रहे हैं सर, मुझे? यस सर, ठीक ठीक, आ रही यस है सर। आवाज। एक बार टेस्ट कर लिया करिए सब कुछ। डाइपोल के इस अरेंजमेंट के लिए हम लोग वही पुरानी चीज फिर से डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा है। तो ये भी पॉइंट चार्ज सिस्टम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान है, प्लस की वजह से, इसकी वजह से, और मैं कैपिटल लिख देता हूं, कैपिटल थोड़ा बढ़िया लगता है, उसमें मैंने स्मॉल लिखा है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बता रही ये एक अरेंजमेंट है, और मैं किसी पी पॉइंट पर, इस जगह पर, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। जब भी मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यहां रखे हुए यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, वो निकालना है हमें। तो क्या बताओ, ये प्लस क्यू इस जगह पर फील्ड देगा, आई मीन एक कूलम को फोर्स देगा, कहां देगा? हम यहां पर हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को फोर्स कहां देगा? आगे, उसको मैं E1 लिख देता हूं, ठीक है। और ये निगेटिव कहां देगा? अपनी तरफ देगा। क्या लगता है कौन ज्यादा होगा? भाई पॉजिटिव वाला पास है ना, और निगेटिव वाला दूर है। कितना दूर है यार पॉजिटिव वाला? ये दूरी कितनी है? क्योंकि यार सेंटर से दूरी है R दे रखी है, और आधी डिस्टेंस L दे रखी है, आधी डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस L। तो E1 हो जाएगा KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या ये E1 दिख रहा है यार? डिजिटल लिखा है, ड्यू टू प्लस क्यू, E1 आ गया, ड्यू टू माइनस क्यू, वो आएगा। देखो यार, साइन हम कभी फील्ड के फॉर्मूले में नहीं दिखाते हैं, डायरेक्शन की बातें हम समझदारी से करते हैं। बताओ, K इंटू क्यू अपॉन, इस निगेटिव से दूरी कितनी हो गई? यहां तक R है यार। ये उन फॉर्मूलों में से है जो हमने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए एकदम रट के रखा था, इसका डेरिवेशन याद है यार तुम लोगों को? तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं? करो अपना, तुम अपना करो, मैं अपना करूं। ई नेट, जब भी हम फोर्स का नेट निकालते हैं तो हमेशा ज्यादा से कम घटाते हैं, तो इससे इसको घटा देंगे, ज्यादा से कम घटा देंगे, E1 में से E2। E1 और E2 में क्या कॉमन है? KQ कॉमन है, तो आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स कई बार देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, हालांकि बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि तुम लोगों की स्ट्रेंथ पे कोई बात करें, ये तुम लोगों की स्ट्रेंथ है, तुम लोगों को पता है ये कैसे किया जाता था। तो हमने ये एलसीएम ले लिया भाई, और फिर थोड़ा सॉल्विंग करेंगे, इनको स्क्वायर ओपन कर देंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। डिवाइड में क्या आना है? देखो यार, इन दोनों को एक साथ स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार R माइनस L है और एक बार R प्लस L है। R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, L स्क्वायर से सर, L स्क्वायर गया, सर, गया भाई, माइनस लगा ब्रैकेट में। सर, हाँ बताएं। सर आपका कैमरा बीच बीच में ब्लर हो रहा है। फेड हो रहा है, फेड। हाँ सर, ग्लिच टाइप का कुछ हो रहा है। मैम रिमोट दे दीजिए। तो ई नेट का ये आंसर आ गया है, इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करने वाले हैं।
देखो यार, जहां 12 इंटू क्यू लिखा है इसको हम क्या अपियर करा सकते हैं, P। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इतनी जगह पे हम P लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P के P इंटू 2R R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। ये ई नेट का आंसर है। अभी हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, बट ये फॉर्मूला फैशन में चल रहा है अप्रोक्सीमेशन के साथ। अगर कोई अप्रोक्सीमेशन के बिना पूछे तो ये रिजल्ट कायदे से देना चाहिए, है ना। अगर 4 ऑप्शन दिए हो उनमें से ये भी एक ऑप्शन हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जो आंसर अब निकलने वाला है वो एक अप्रोक्सीमेशन के बाद निकलने वाला है। और अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, मतलब ये दूरी के सामने L बहुत तुच्छ है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ई नेट का आंसर कितना आएगा, 2kp अपॉन R की पावर 4। देखो यार, L को हम जीरो कर देंगे, L को जीरो कर देंगे तो यहां R की पावर 4 बनेगा, और एक R ऊपर है तो कितना बन गया यार, यहां बन जाएगा R क्यूब। क्लियर है, ये आंसर फैशन में चल रहा है, बात क्लियर है। हाँ भाई, तो ये आंसर हमने स्केलर लुक में लिखा है, लेकिन हमारी आदत है हमेशा कि जब भी हम ई लिखते हैं तो सामने किसी एक क्वांटिटी को वेक्टर सोचते हैं या पता करते हैं और उसके पैरेलल चीजों को दिखाते हैं, ये लिखने का फैशन है। तो सामने कौन सी चीज ऐसी है जो वेक्टोरियल है, आर भी है, पी भी है, पी ऊपर नजर आ रहा है तो पी से कंपेयर करके लिखते हैं। तो बता यार, पी के डायरेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ी, हमेशा पी के डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव पढ़ी है। तो क्या पी के डायरेक्शन और जो ई आया है नेट में, दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, और पैरेलल है तो मैं सीधे लिख सकता हूं जो पी का वेक्टर है उसी के पैरेलल ई का वेक्टर है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, साथ में इसको वेक्टोरियल लिख सकते हैं, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टोरियली लिखने का तरीका है, ऐसे भी हम चीजों को लिख सकते हैं। फैशन में वेक्टोरियल वाला चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। इस पे तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए कभी ना कभी, कि प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ या आर ऊपर लिख के कुछ ऐसा होना चाहिए, बट फैशन में नहीं चल रहा है। तो यार हम लोग बॉक्स में जगह उसी को देते हैं जो फैशन में चल रहा है, लेकिन कई बार बॉक्स से ऊपर उठ के तुम्हें देखना चाहिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या है। ये भी तो महत्वपूर्ण है यार, और इससे ज्यादा तो वो है बगल में जो है डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है ना। तो दुनिया में हर चीज जो चमक रही है, जो स्टार बन चुकी है, जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा जनरलाइज्ड हो, है ना। बहुत तुच्छ किस्म के लोग आजकल स्टार बन जाते हैं, मैंने देखा यार। और क्या, फर्जी टाइप के वीडियो बनाते रहो, अपना स्टार बन जाते हैं। तो स्टार बनना अलग चीज है, ये स्टार है, ठीक है, लेकिन ये टुच्चे किस्म का जनरलाइज तो ये है। तो तुम्हें दोनों बातें पता होना चाहिए, तुम्हें जनरलाइज पर्सन बनना है। अच्छा, ये बातें इसीलिए करी जा रही, कोई नई सिचुएशन आए तो तुम हैंडल कर पाओ। हाँ भाई, सर हाँ बताएं। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है। ओके, मुझे तो ठीक दिख रहा है, क्या हो रहा है ये? अभी सही है? यस सर, अब सही है। ऐसा क्यों? सब क्लियर है। लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया नहीं।
एक बार मैं सर अब फिर से ब्लर है। गूगल मीट ऑन ऑफ कर रहा हूं, मैं गूगल मीट ऑफ करके फिर से ऑन कर दीजिए एक बार। तो ये हमारा था, इसको बोलते हैं एंड ऑफ द डाइपोल में हमने कोई पॉइंट माना है तो इसको एंड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, या इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं किसी और पर्पस से। एक्चुअली भविष्य में हम ना एक रिंग से इसको कंपेयर करने वाले हैं, और रिंग की एक्सिस होती है तो वहां की एक्सियल आंसर इससे मैच करते हैं तो हम इसको एक्सियल पोजीशन बोल देते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है यहां एक्सियल का क्या मतलब है, तो एक्चुअली वो रिंग के वजह से हमने यहां उसका नाम एक्सियल पोजीशन दिया है। तो ये पोजीशन हमारी एक्सियल पोजीशन है। बेटर नाम ये है कि एंड साइड ऑन पोजीशन है, इसका एंड जहां है उसके साइड में पोजीशन है, तो ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, यानी साइड ऑन में है और बहुत दूर है तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन जहां पर ये पॉइंट है, क्या ये इक्वली डिवाइड कर रही है डाइपोल को, तो ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल के किसी पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो यहां रखे हुए टेस्ट चार्ज से बातें करो, उसको क्या महसूस हो रहा है वो हमें पता करना है। तो बताएं ये टेस्ट चार्ज क्या महसूस कर रहा है? पता यार, इस प्लस क्यू की वजह से E1 मिलेगा इधर, और माइनस क्यू की वजह से E2 मिलेगा अपनी तरफ। इसको लेटेस्ट से मैंने E कह रखा है तो इसको भी E ही कह देते हैं। क्या मैग्नीट्यूड वाइज दोनों अलग अलग होंगे क्या? क्या इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी सेम नहीं है? अरे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा है। अच्छा, दूरी कितनी है बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर ये L है और ये R है तो दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? √r स्क्वायर प्लस जितनी दूरी ये है उतनी ये है, इसलिए दोनों का सेम नाम देने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात कि हमें यार इन दोनों का नेट निकालना है तो कोई एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। देखो यार, हम यहां पर एक एंगल थीटा यहां कंसीडर कर रहे हैं, यहां नहीं, फैशन में ये चल नहीं रहा है, कर तो हम यहां भी सकते हैं बट फैशन के हिसाब से बात करते हैं। हम यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल के साथ मानना हमेशा अच्छा लगता है। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। कितना हो जाएगा? किस रूल के हिसाब से? किस रूल के हिसाब से? क्या ये दूरी और ये दूरी किस रूल के हिसाब से? भाई ये 12 है जो अक्सर बहुत छोटा होता है, ये R है जो अक्सर बहुत बड़ा होता है। मैंने बहुत पहले एक बार डायग्राम बनाया था इसी थॉट को कम करने के लिए, ऐसा बनाया था। फिर मैंने कहा आदमी समझ लेता है तो मैंने ऐसे बनाना शुरू कर दिया, मगर आदमी तो आदमी है। मुझे लगता है फिर से मुझे अगला डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, तो यार इस जगह पर हमने ये थीटा माना है तो हम गारंटी ले सकते हैं कि ये भी थीटा होगा। तो वहां से यहां की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थीटा गिवन डेटा नहीं है, तो हम ट्राइंगल की मदद से जहां जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा साइन थीटा यहां से लाएंगे। थीटा गिवन डेटा नहीं है। अच्छा, ये थीटा है तो हम गारंटी ले सकते हैं कि ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ये थीटा, ये देखो यार, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तिरछी लाइन कट करती है तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया अचानक से यार, मैंने बचपन में एकांतर पढ़ा था। हाँ, तो मुझे बताओ, ई के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। इस ई के ऐसा तिरछा है तो इधर आएगा ई कॉस थीटा, इधर आएगा ई साइन थीटा। इस ई के भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर आएगा ई कॉस थीटा, नीचे ई साइन थीटा। क्या साइन वाले कैंसिल हो गए? नेट कितना आ रहा है? 2e cos थीटा। करेक्ट, 2e cos थीटा। लेकिन हमें यार थीटा आंसर में चाहिए नहीं, सब कुछ रखते हैं गिवन डेटा में। पहले तो बता, ई की जगह क्या लिख दें? k q अपॉन दूरी का स्क्वायर।
दूरी कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, तो खैर कॉस थीटा इस ट्राइंगल से हमें नजर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं, एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जरा, ये आ गया 2k क्यू इंटू एल अपॉन, तो खैर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1 पावर इधर है और हाफ पावर इधर है। देखो यार, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 पावर इधर है, हाफ पावर इधर है, तो ये 1 प्लस 1/2 हो गया। और 2l इंटू क्यू, क्या जाना पहचाना लग रहा है, p, तो ये आंसर आ गया kp बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका ज्यादा जनरल आंसर है, बट फैशन में क्या चल रहा है, फैशन में जनरल चीजें नहीं चला करती हैं। अगर r बहुत ज्यादा हो l से तो ई नेट कितना आएगा, kp बाई आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पावर हैंडल हो जाएगी। ये आंसर आ रहा है kp बाई आर क्यू। क्या पूरी बात क्लियर है, याद आ गया यार अपने बचपन का प्रैक्टिस जो तुम लोगों ने किया था इसके लिए, अरे याद करो 10th 12th में बोर्ड के एग्जाम के लिए, हाँ ये काम आएगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी एक आध बार। ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं मुझे, हेलो, सुन पा रहे हैं, मैम स्पीकर की टेस्टिंग कर लीजिए, चल नहीं रहा स्पीकर। अच्छा बताएं यार, ये आंसर स्केलर आंसर आ गया है, क्या डायरेक्शन वाइज हम ई को पी से कंपेयर कर सकते हैं, बता ई की डायरेक्शन कहां है, ई के डायरेक्शन लेफ्ट आई है, इधर आई है, और पी की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, निगेटिव से। तो अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखना चाहें तो क्या ई वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल हैं क्या, एंटी पैरेलल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव के पी बाई आर क्यू। ये भी एक, नोट कर ले। ऑडियो में चेक किया, दोनों में ये नहीं दिखा इसको रहा नहीं लगाना, इस काम नहीं कर रहा आज, कुछ दिक्कत है। है। स्पीकर पे किया था तब भी यही शो कर रहा था, देखिए। इसको लगाते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसमें आवाज आए वही तो रखेंगे, नहीं आ रही तो फिर हम लोग इस पे करते हैं, इस पे आ रही है चलने देते हैं, ठीक। सुन पा रहे हैं ऑनलाइन वाले, सर आवाज आ रही है लेकिन आपकी वीडियो ब्लर है। हेलो सर, सर हाँ फुल स्क्रीन करिए जरा, उस पे ओबीएस पे। भाई अपना इंटरनेट सेट चेक कर लो यार, ब्लरिंग इस वजह से भी कई बार आती है कि इंटरनेट गड़बड़ होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन कम कर देता है, यहां से तो सर इंटरनेट सबका सही खराब है। चेक कर, सर चेक कर लिया इंटरनेट सर, वो मैं तीन फुल तीन स्क्रीन फोन में करिए ज्वाइन कर रखा हूँ, ओबीएस तीनों पे, में एक जैसा दिख रहा है। राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे, सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये नेट की दिक्कत है इसका मतलब। नोट कर लिया भाई इसको,
नेट की दिक्कत है इसमें। सर रिकॉर्डिंग करके मतलब तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, जिसमें पॉइंट चार्जेस से बना हुआ सिस्टम था, उसकी वजह से क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जितने स्टैंडर्ड हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, नॉन स्टैंडर्ड आएंगे तो इसी के आसपास आएंगे, मतलब यही मैथ्स लगा के हम नॉन स्टैंडर्ड डीलिंग भी, क्या बताओ, 1 प्लस माइनस डील कर चुके हैं, 2 प्लस आ जाए तो नहीं कर पाओगे, 2 प्लस आ जाए उनके एक्सियल में पूछे या इक्वेटोरियल में पूछे, ऐसे भी हमें करना आना चाहिए, है ना। अगली कैटेगरी ऑफ चार्ज सिस्टम है कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। जैसे हम लोगों ने मास में डिस्क्रीट मास और कंटिन्यूअस मास पढ़ा है, चार्ज में भी डिस्क्रीट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज, दो तरह के सिस्टम हैं। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, ये मैंने कहीं ना कहीं बताया था कि एक डी की वजह से पहले डी पता करो, उसके कंपोनेंट कर लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करो तो EX आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करो तो EY आ जाएगा। अब फिर कोई अगर नेट पे इंटरेस्टेड हो, वेक्टर लुक में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लिख दो, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो, ऐसे कर दो। तो ये अप्रोच है, पीछे जो मैंने दिखाया ये कुछ किसी भी चीज का जवाब नहीं है, बस ये एक थॉट प्रोसेस है कि इसकी मदद से इतने सारे स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाई जाती है, उस मैथ्स की मदद से, उस अप्रोच की मदद से। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पढ़ना होती है, और लाते कैसे हैं, वही डेरिवेशन करके। तो सारे डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, जिनको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है उनको मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसमें सारे डेरिवेशन होंगे, ठीक है, जिनको करना है, ठीक है, लिंक मुझे भेजना है। जो जो थोड़ा बहुत फीजिबल है वो हम डेरिवेशन अभी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग चार्ज सिस्टम को 3 कैटेगरी में सोच लेते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अगर चार्ज लेंथ में फैला है तो वो लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज है। अगर एरिया में चार्ज फैला है तो सरफेस चार्ज है, पूरे एरिया में ऐसे पेंट की तरह चार्ज अगर हो जाए तो ये सरफेस चार्ज है। और अगर 3 डायमेंशनल किसी स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में तरबूज के बीच की तरह जगह जगह चार्ज फैला हुआ है तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज। ऐसी तीन मास कैटेगरी थी, वही 3 चार्ज कैटेगरी है। तो यार 3 तरीके होते थे मास देने के, यूनिट लेंथ का मास, यूनिट एरिया का मास और यूनिट वॉल्यूम का मास। तो 3 तरीके यहां भी होंगे चार्ज देने के। तुम्हें चार्ज पूरा दिया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो तो सबसे सिंपल तरीका है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये टोटल चार्ज है। इसके अलावा क्या दिया जा सकता है,
कि उसके पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है। तो ये बात किसके लिए होगी? लीनियर चार्ज के लिए। लीनियर चार्ज के लिए एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसका मतलब क्या है कि इसके यूनिट लेंथ का कितना चार्ज है, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होना चाहिए कूलम पर मीटर, सॉरी पर मीटर, कूलम पर मीटर। तो यार अगर पर मीटर का चार्ज लेमडा है तो इसके पूरे एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लेमडा एल। यानी अगर हमें लेमडा दिया हो तो पूरा चार्ज लेमडा इंटू एल हो जाएगा। फिजिक्स में जब जब पर वाली डेफिनेशन आती है तब तब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आता है। ऑब्वियसली यार लेमडा इटसेल्फ निकालना हो तो लेमडा क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल। नहीं, लेमडा पता हो तो ऐसे यूज करना है, लेमडा पता करना हो तो ऐसे यूज करना है। ये सबको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर पूरे एरिया में चार्ज फैला है तो उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट इज सिग्मा। यूनिट क्या होगी सिग्मा की? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर पर मीटर स्क्वायर का चार्ज सिग्मा है तो इसका पूरा एरिया ए हो तो बताओ चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। ऑब्वियसली यार सिग्मा दिया हो, एरिया दिया हो तो चार्ज आ जाएगा, और अगर हमें सिग्मा इटसेल्फ लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्यू बाई ए। तीसरी कैटेगरी ऑफ चार्ज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सब कुछ एनालॉगस चल रहा है, इसलिए कुछ नया नहीं लगना चाहिए, सेम डायलॉग सेम तरीके से मैंने पहले भी पढ़ाया है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? कूलम पर मीटर क्यूब। अगर इसका यूनिट वॉल्यूम कुछ रो चार्ज रखता है तो बताओ इसका टोटल वी वॉल्यूम कितना चार्ज रखेगा? रो इंटू वी। रो पता वी पता तो ऐसे ला देंगे, और अगर रो इटसेल्फ अननोन है तो क्यू बाई वी करके ला देंगे। क्या ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं? क्या वो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहले भी कभी हो चुका है? वो डेजा वो क्या बोलते हैं उसको, वो हो रहा है सबको? अरे डेजा वो अलग चीज है, ये तो तुमने पढ़ा है यार, ये कोई धोखा थोड़ी हो रहा है, उसमें धोखा होता है कि ऐसा हो चुका है। हाँ भाई, हर चीज फिजिक्स में जो मल्टीप्लाइड है वो तब तक मल्टीप्लाइड है जब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल ना बदले। यानी इस रॉड का हर लेमडा, हर यूनिट लेंथ एक जैसा लेमडा रखे तो पूरी लेंथ के लिए क्यू होगा लेमडा एल। लेकिन प्रोडक्ट बदल जाता है इंटीग्रेशन में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट चेंज होने लगता है। यानी अगर कोई कहे इसका लेमडा लेंथ के साथ साथ वेरिएबल है, या इसका सिग्मा हर एरिया के लिए अलग अलग है, या इसका रो वेरिएबल है, तो क्या यही काम जो हम मल्टीप्लाई से करते थे वो किससे आएगा? इंटीग्रेशन से। ये भी करना पड़ सकता है। ये किससे आएगा? सिग्मा डीए से। और ये किससे आएगा? इंटीग्रल ऑफ रो डीवी से। ये करना नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अगर वेरिएबल हो जाए तो हर चीज जो प्रोडक्ट है वो किस में बदल जाता है? इंटीग्रेशन में। क्लियर है भाई? तो एक एक करके हम लोग यार इन सारे कैटेगरी में कुछ कुछ एग्जाम्पल जो फेमस स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग है, रॉड है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उन सबको कवर करने वाले हैं। और उन सब के लिए क्या बातें करने वाले हैं? अरे क्या बातें चल रही हैं इतनी देर से? उन स्ट्रक्चर की वजह से किसी खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें चल रही हैं। चार्ज की बातें तो अभी चली हैं, हम लोग अभी किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत ज़रूरी है, कि पता होना ज़रूरी है कि हम एक्चुअली हैं कहाँ। कई बार क्या होता है कि एक बड़े से वीरान जगह पे बिल्डिंग के अंदर, बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, एक मेन हॉल के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक और कमरे के अंदर, किसी अंदर कहीं चले जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ से हुई थी। कई बार तो मतलब सोचना पड़ जाता है, अच्छा हम लोग किसी वीरान जगह पे पहले आए थे, फिर बिल्डिंग में घुसे, फिर हॉल में घुसे, तो ये सब तो उस स्ट्रक्चर में भी ध्यान होना चाहिए। तो हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारी मेन स्टोरी जो चल रही है, यानी जगह। फिर हम मेन हॉल में घुसे, मतलब टाइप ऑफ इनकी बातें थोड़ी देर के लिए करने लगे। फिर उसके अंदर लेमडा आ गया कि सिग्मा आ गया, यानी मेन हॉल से रूम के अंदर चले गए, है ना। तो भूल मत जाना कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था। ठीक, हम लोग वापस आते हैं
अपने वही रेगुलर डिस्कशन में, जिसको मैं कई बार दिखा चुका हूं। ठीक है, तो यार एक रॉड के लिए हम ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इजी है इसलिए मैं बता रहा हूं। रॉड को मैंने हर बार इंटीग्रेट करके दिखाया, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में थोड़ा भी ख्याल आता है कि हल्का सा इंटीग्रेशन हम छूना चाहते हैं, तो उसके दिमाग में रॉड ही आता है। रॉड सबसे इजी चीज है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व भी कराना है और हमें समझ भी डेवलप होती कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाया जाता है। तो यार ये पूरा रॉड, इसमें टोटल चार्ज क्यू है और लेंथ है, तो बताओ इसका लेमडा कितना होगा? अरे लेमडा कितना होगा? क्यू बाई एल। हो सकता है लेमडा गिवन हो सकता है क्यू और एल गिवन हो, तो हम फिलहाल आंसर लेमडा के टर्म में लाएंगे, बाद में क्यू रख देंगे। तो यार इसका लेमडा कूलाम पर मीटर यानी यूनिट लेंथ का चार्ज दे रखा है, एल लेंथ का ये खुद है, और इस रॉड के चार्ज की वजह से यहां रखा हुआ एक चार्ज महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है। तो क्या ये रॉड के पास वाले चार्ज की वजह से, दूर वाले चार्ज की वजह से, पूरे रॉड की वजह से महसूस कर रहा है? नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसे किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का कोई फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है जरूर कि एक क्यू चार्ज अगर आर दूरी पे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो वो होता है कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है ये कूलॉम्स लॉ से सीधा आया है। ये फॉर्मूला कहां से आया है? कूलॉम्स लॉ से। अरे कूलॉम्स लॉ तो कहता है दो चार्ज के बीच में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q2 हमने 1 मान लिया है, इसलिए वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आया है। तो ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है, ये बात कूलॉम्स लॉ की शर्तों में शामिल था। यानी ये फॉर्मूला क्या ऐसे लंबे से ऑब्जेक्ट या तवे की तरह बिछा हुआ ऑब्जेक्ट या ऐसा स्फीयर जैसा ऑब्जेक्ट, उनके लिए काम करेगा क्या? नॉट श्योर। तो हम लोगों को इस रिजल्ट का यूज कर करके नए स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है, क्योंकि ये रूल, ये फॉर्मूला हर स्ट्रक्चर के लिए काम नहीं करेगा। कूलाम ने बस थोड़ा सा बता के छोड़ दिया। साइंटिस्ट लोग यार पूरी बातें जो है ना दूसरों के लिए छोड़ देते थे, कहते लॉ ये है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी तुम्हें किसी का निकालना है तो इंटीग्रेशन तो न्यूटन ने पढ़ाया ही है, तुम जानते ही हो, निकाल लो, बस वही है। तो अब हम फिर से, अगर हम ये जो भाषा है इंटीग्रेशन की ये यूज कर रहे हैं, तो किसकी बातें कर रहे हैं हम? किसको यूज कर रहे हैं? न्यूटन को बेसिकली। यानी घूम फिर के हम थोड़ी बहुत बात दूसरा साइंटिस्ट बोलता है, फिर से हम किस में आ जाते हैं? न्यूटन में। इसीलिए पूरी मैकेनिक्स, पूरा क्लासिकल फिजिक्स, ये भी क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में आता है, और ये सब कुछ न्यूटनियन फिजिक्स में आता है ये भी, जबकि इसमें कूलॉम्स इन्वॉल्व हैं, आगे बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो न्यूटन यार एक टॉपिक की चीज नहीं यार, न्यूटन एक कैटेगरी है। सोचो कितना बड़ा सम्मान है न्यूटन का, पूरी एक कैटेगरी है। तो यार पी दूरी से, देखो जब भी लेंथ ऑब्जेक्ट होता है उसको कवर करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल, एक एलिमेंट मानते हैं। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं यहां, ये हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है, और क्योंकि ये छोटा सा है तो कूलॉम लॉ इसके लिए काम करेगा। पहला काम होता है एलिमेंट मानना, दूसरा काम होता है वेरिएबल चुनना। तो वेरिएबल मल्टीपर्पज होना चाहिए, अभी समझ में आएगा। मैं एक लेंथ वेरिएबल चुन रहा हूं पी से यहां तक, ठीक है, ये लेंथ वेरिएबल है, और इस x का छोटा सा चेंज dx, ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ बड़ा मल्टीपर्पज है, x का छोटा सा चेंज dx इस चीज को कवर कर रहा है, इस एलिमेंट को कवर कर रहा है। दूसरी बात, x इस चीज से, इस चार्ज से दूरी भी है। तो अगर कोई पूछे ये एक चार्ज, चलो इसके अंदर कुछ dq का चार्ज है, dq का, ये dq का चार्ज रखा हुआ एक पॉइंट चार्ज जैसा है, बताओ x दूरी पे वो अपना कंट्रीब्यूशन d कहां देगा और कितना देगा? तो ऑब्वियसली यार d लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देगा। कितना देगा? तो क्योंकि ये डॉट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, इसकी लेंथ बहुत पतली है, dx बहुत छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या? k dq अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो खैर दूरी यहां भी यूज हो रही है, दूरी एलिमेंट को कवर करने में भी यूज हो रही है। ये d आ गया। अच्छा बताओ ये एलिमेंट d राइट दे रहा है, राइट देगा कि नहीं? पहले तो ये बताओ, ये एलिमेंट क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे वो एक ही डायरेक्शन में देंगे या अलग अलग डायरेक्शन में? अच्छी बात यह है कि ये पूरे रॉड का हर एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दे रहा है?
राइट दे रहा है, तो यहां पर हमें कंपोनेंट करने की जरूरत, कंपोनेंट तो तब करना पड़ता है जब सब अपना अलग अलग, तो हम क्या लिखेंगे, एक डी लाएंगे और सीधे सीधे डी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ई आ जाएगा। डी मुझे क्या लिखना चाहिए, डी क्या होगा, एक डी क्यू अपॉन एक्स। लेकिन यार ये जो लुक है ना, ये इंटीग्रेबल लुक नहीं है। इंटीग्रेबल लुक तब आता है जब एक वेरिएबल और एक डिफरेंशियल एलिमेंट इन सेम वेरिएबल आए, डिफरेंशियल एलिमेंट का पैरामीटर भी सेम वेरिएबल में आए। तो यार डिफरेंशियल एलिमेंट का पैरामीटर डी क्यू है, वो क्यू में है, और जो ये प्रोडक्ट है 1/x² का वो x में है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें या तो x की जगह q आ जाए या तो dq की जगह dx आ जाए, तब वो इंटीग्रेबल लुक होगा। तो क्या करना ज्यादा बढ़िया है, देखो जरा, dq की जगह, dq होता है इस छोटी सी लेंथ का चार्ज, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का, लैम्डा होता है यूनिट लेंथ का चार्ज, तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, अभी अभी पढ़ा यार। तो हम जहां dq लिखा है उसको मैं क्या लिखने वाला हूं, k लैम्डा dx 1/x²। देखो यार ये एक टर्म है जो वेरिएबल है और उसके प्रोडक्ट में क्या है dx, बाकी सब क्या है कांस्टेंट। इंटीग्रेबल लुक यही होता है कि वेरिएबल और डिफरेंशियल एलिमेंट का पैरामीटर वो एक ही जैसा होना चाहिए। तो बताया इसमें क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, लैम्डा के बाहर आ जाएगा 1/x² dx, ये इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। के लैम्डा, क्या 1/x² को हम x की पावर -2 लिख दें, ठीक है। लिमिट, अगला काम होता है लिमिट। तो बता इस रॉड को कवर करने के लिए हमने वेरिएबल लिया था, इस वेरिएबल की रेंज यहां से लगा के यहां तक, यानी यार d वो पहली लेंथ है जहां एलिमेंट मिलेगा और d + l वो आखिरी लेंथ है जहां पर ये रॉड पूरा हो जाएगा। तो बताओ x की लिमिट कहां से कहां तक है, d से लगा के d + l तक। इंटीग्रेशन करने वाले लोग फटाफट इसका इंटीग्रेशन करके आंसर ला देंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करें। जिनको ना समझ में आए तो छोड़ दें यार, अभी ये जगह नहीं है जहां पे मैं इंटीग्रेशन सिखाने की कोशिश करूंगा, वो समय निकल गया यार। हर चीज का एक सही समय होता है और समय से पहले हीरो की माँ हीरो को सब बता देती है। ये x की पावर -1 आया है, k लैम्डा x की पावर -1 आया है, माइनस मैंने बाहर ले लिया है। हाँ भाई, एक माइनस बाहर ले लिया है, तो 1/x लिख देते हैं, d से d + l तक, तो आएगा -k लैम्डा 1/d + l 1/d -k लैम्डा d + l इंटू डी, एलसीएम लेंगे। देखा d से d कैंसिल हो रहा है, ये आएगा -k लैम्डा l डिवाइड बाई, माइनस खत्म हो चुका है, d + l, ये ई का आंसर आ रहा है। कोई चाहे तो लैम्डा की जगह q/l लिख दे, लैम्डा की जगह q/l लिख दे, तो ये आंसर आएगा kq/d + l। ऐसे याद रखना ज्यादा बढ़िया है। ये जो नेट आंसर हमारा आ गया है फाइनली, वो आंसर आ रहा है kq/d + l। देखो यार इतनी मेहनत से आंसर कम से कम एग्जाम में तो हम नहीं लाएंगे। जेई वालों के पास टाइम खूब होता है, वो एग्जाम में भी ला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन नीट वालों को ये रिजल्ट हर हाल में रटना चाहिए। और रटने का तरीका क्या है, देखो यार ऐसा है, सोचो कि ये रॉड 0 लंबाई का होता तो ये पॉइंट चार्ज हो जाता कि नहीं, 0 लंबाई का होता तो पॉइंट चार्ज हो जाता। तो L 0 रखो, ये आंसर क्या आएगा, kq/d²। भाई अगर ये पॉइंट चार्ज d दूरी पे होता तो kq/d² ही आंसर आता। क्या सोच पा रहे हो? दूसरी बात, सोचो कि
ये सारा चार्ज इधर जाके समट जाता, तो वो d प्लस एल का होल स्क्वायर। खैर अगर इधर होता तो के क्यू बाई डी स्क्वायर आता, इधर होता तो के क्यू बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर आता। अभी क्या है, इधर से इधर तक फैला है तो d भी आया है और d प्लस, ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पास वाली दूरी और सबसे दूर वाली दूरी दोनों आ गई हैं। क्लियर है भाई, याद रखने के लिए। देखो यार एक लुक में आंसर याद रखो, जैसे इसका के क्यू बाई डी प्लस एल याद रखो। अगर कोई कहता नहीं हमें लेमडा में आंसर चाहिए तो क्यू को लेमडा एल लिख देना बाद में। सारे लुक में, मल्टीपल लुक में कभी किसी चीज को याद रखने की कोशिश ना करो, अपने सेट नियम कर लो कि यार इसको इस सर से याद रखना आसान है, कन्वर्जन जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर है भाई, नोट कर लिया है? नोटेड है क्या पहले से? कर ले कर ले। हाँ मैंने क्या निगेटिव रख के देखा है? हाँ हम सेम चार्जेस पूरे रखते हैं इसमें, इधर इधर इधर, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, यही इसीलिए तो सब पढ़ाया गया। कुछ नया आए तो कैसे हैंडल करेंगे। कल क्लास है और वेंसडे को हम लोगों ने टेस्ट डिसाइड किया है इंक्लूडिंग रोटेशन। ये कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ है मुझे समझ नहीं आया। सब कुछ फाइनल हो चुका था यार, वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा, कहाँ से ये अफवाह उड़ी है। बस डिसाइड होने के बाद फिर तुम लोग क्यों ये सब करते हो यार। कल तो क्लास है ना भाई, कल कैसे रख देंगे, क्लास कम हो जाएगी। तो परसों टेस्ट है भाई, अभी नींद खुली है क्या? नहीं मतलब संडे को भी अच्छा फ्राइडे में किसी को क्या आपत्ति थी, कुछ आपत्ति थी? हाँ फ्राइडे कर दें, यस सर। कोई आपत्ति थी क्या किसी को? कोई टेस्ट क्लैश कर रहा हो? नहीं, चलो तो फ्राइडे डन। ये क्या बात होती है यार, आपत्ति है तो बताओ अभी यार। हाँ वैसे मेरा टेस्ट पेपर रेडी है, छप के आ गया है, अगर वेंसडे को देना चाहे तो दे दें। चलो यार फिर से वोटिंग कर लेते हैं एक बार। वेंसडे वाले कितने हैं? वेंसडे वाले हाथ उठाएं, फ्राइडे वाले हाथ उठाएं। इन 2 दिन में तुम लोग क्या करने वाले हो पता नहीं। तो फ्राइडे डन, चलो फ्राइडे डन। और तुम लोग थर्सडे का टाइम मिल जाएगा एक दिन, नहीं टाइम कौन, वेंसडे को दिन एक दिन मिल जाएगा छुट्टी का, उसी दिन तुम लोग सब पढ़ोगे। पड़ा हुआ है ये तो अभी मेरे लिए तैयार है। हाँ भाई, तो हम लोग ने यार रॉड के एंड में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है और ये रॉड थोड़ा अलग है। देखो यार, नहीं बड़ा छोटा अलग चीज है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं ये भी तो मैटर करता है ना यार। अभी हम रॉड के किनारे पे निकाल रहे थे, उसको हम एंड ऑन पोजीशन कह सकते हैं, इधर कहीं, और अब हम कहां निकाल रहे हैं, साइड ऑन में। तो पिछले और अब में पहला तो मेन अंतर क्या है कि रॉड की लाइन में एंड ऑन या साइड ऑन, ये डिस्कशन कौन सा चल रहा है, साइड ऑन चल रहा है। कहां चल रहा है, साइड ऑन। तो यार इस रॉड को कवर करने के लिए हर बार की तरह इस बार हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट सोचेंगे, उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मैं पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, फिर भी थोड़ा तो फीलिंग डेवलप करना है। मैं यहां से y दूरी के छोटे से चेंज dy के अंदर एक छोटा सा चार्ज dq कंसीडर कर रहा हूं
और ये डी क्यू पी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन क्या देगा, डी देगा। इतना सबको दिख रहा है। वाई वेरिएबल के साथ साथ हम यहां पर थीटा वेरिएबल भी मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वाई बदलेगा वैसे वैसे, बल्कि हम लिमिट थीटा में ही डालने वाले, वाई जहां जहां आएगा उसको हम गायब कर देंगे, गायब कर देंगे, हम लोग उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि यार लिमिट थीटा में और आंसर भी थीटा के फैशन में चल रहा है, तो जो फैशन में चल रहा है हम वही करेंगे यार। आउट ऑफ द फैशन जाके हमें आइसोलेट नहीं होना है। होता है कि नहीं यार? कुछ लोग अलग ही तरह के होते हैं, पूरी क्लास में 59 लोग कुछ कह रहे हैं, एक लोग कुछ और कह रहा है, तो वो फिर आउट ऑफ द फैशन हो जाता है, वो हम नहीं करेंगे। तो थीटा एंगल के छोटे से चेंज, डी थीटा के सामने ये छोटा सा एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन डी है। अच्छा बताओ, इसका डी है तो क्या इसका डी, इसका डी, सबका डी एक ही डायरेक्शन में आएगा क्या? हाँ, सबका डी अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यार इस डी के दो कंपोनेंट करना चाहिए, एक डी एक्स और एक डी वाई, है ना? अच्छा एक बात हम अभी तय कर लेते हैं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे बताओ, अगर ऊपर वाली लेंथ थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली ऊपर वाला बीटा एंगल भी ज्यादा होगा, तो वेक्टर्स कहां वाले ज्यादा आएंगे? वेक्टर्स कहां वाले ज्यादा आएंगे? जो डी वेक्टर्स हैं वो कहां वाले ज्यादा आएंगे? देखो यार, ये डी क्यू इधर कंट्रीब्यूशन देगा, ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा, तो नीचे वाले वेक्टर ज्यादा आएंगे या ऊपर वाले? भाई इधर से ऊपर की लंबाई ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो जो डी वेक्टर्स होंगे वो नीचे वाले भाई अवे फोर्स देते हैं ना। ये जो एरोज मैं इतने सारे दिखा रहा हूं, उन एरोज में नीचे वाले एरो ज्यादा होंगे, ऊपर वाले एरो कम होंगे, होंगे कि नहीं? तो इस जब हम डी एक्स और डी वाई इंटीग्रेट करके लाएंगे तो एक ई एक्स आएगा और एक ई वाई आएगा, और ई वाई कहां आएगा? जब ऊपर वाली लंबाई ज्यादा है तो ई वाई नीचे आएगा। कभी नीचे वाली लंबाई ज्यादा हो जाए या नीचे वाला एंगल ज्यादा हो जाए तो ई वाई, ये बात हम अपनी समझदारी का हिस्सा बनाएंगे, साइन आइन के भरोसे इसमें नहीं रहेंगे, है ना? कई बार क्या होता है, हम लोग साइन के ज्यादा भरोसे होते हैं तो वो धोखा हो जाता है। तो ये हमारी समझदारी का हिस्सा होना चाहिए कि ऊपर वाली लंबाई ज्यादा तो नीचे आएगा, नीचे वाली लंबाई तो वाई वाले में ही तो कंफ्यूजन है क्या? एक्स वाले में किसी को कंफ्यूजन है? अच्छा बताओ, इन सारे एरो का हॉरिजॉन्टल तो राइट ही है, राइट मतलब अवे फ्रॉम द रॉड, तो हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम द रॉड है, और वर्टिकल जो पैरेलल टू द रॉड है, इसको कुछ लोग, बल्कि मैं ही इसको पैरेलल कंपोनेंट कहता हूं, ये रॉड के पैरेलल वाला है, और इसको क्या बोलता हूं? परपेंडिकुलर। यानी हम किसी साइड ऑन वाले पॉइंट में दो कंपोनेंट देखते हैं, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। ऑब्वियसली यार ई परपेंडिकुलर आया है इसके इंटीग्रेशन से, और ई पैरेलल आया है वाई के इंटीग्रेशन से, ठीक है? इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, सीधे मैं रिजल्ट बता रहा हूं। ई परपेंडिकुलर का आंसर आता है के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लिमिट अल्फा बीटा पे रखी गई है, और ई पैरेलल का आंसर आता है के लेमडा बाई डी। यहां मैंने एक मॉड लगा दिया है ताकि अगर साइन आए भी तो तुम्हें उसको लेना नहीं है। मॉड से मेरा मतलब बस तुम्हें आंसर लाना है, बाकी ये आंसर पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना हम समझदारी से पता कर लेंगे कि अगर ऊपर वाली लंबाई ज्यादा है तो नीचे आएगा, नीचे वाली लंबाई ज्यादा है तो ऊपर आएगा। ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे कभी ना कभी क्वेश्चन टकराते जरूर है। थोड़ा रेयर डिस्कशन है बट टकराते हैं इस पर भी क्वेश्चन। ये सबसे जनरलाइज रिजल्ट है इस डायग्राम के लिए, बट इसमें ये ज्यादा फैशन में है नहीं, फेमस भी नहीं है। फेमस क्या है अभी हम वो बात करेंगे।
स्क्वायर, यहां अल्फा बीटा लेमडा डी सबसे फैमिलियर है कि नहीं? डी क्या है? पॉइंट की दूरी। अल्फा क्या है? इस बीचों बीच वाली लाइन से ऊपर का एंगल। बीटा क्या है? ऊपर का एंगल। अल्फा नीचे, कोई भी एक है, क्या फर्क पड़ता है अल्फा बीटा कौन है? पता? अच्छा, हम कॉस अल्फा से कॉस बीटा घटाएं या कॉस बीटा से कॉस अल्फा घटाएं, यहां मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ऊपर भी अल्फा बीटा कुछ भी हो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो कोई भी अल्फा कोई भी बीटा हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे मुझे? यस सर। ठीक। तो ये रिजल्ट जो आया है, थोड़ा जनरल रिजल्ट आया है, इसको हम थोड़ा पर्टिकुलर करने वाले हैं। देखिए, ऐसा एक लाइन चार्ज है जो नीचे पाताल लोक तक गया है। पाताल लोक जानते हैं, नीचे होता है, ऐसा हमने पढ़ा है पहले कभी। और ऊपर कहां गया है? स्वर्ग लोक तक गया है। स्वर्ग आमतौर पे ऊपर माना जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो बताओ, आई मीन टीवी में देखा, टीवी में देखा है और क्या। तुम्हें क्या लग रहा है मैं भूल? हाँ, पिछले जन्म की कुछ मेमोरीज है। हाँ, तो उसके बाद जब अगला जन्म हुआ तो बीच में थोड़े दिन तक मैं रुका था पाताल लोक में। स्वर्ग लोक किसी को नहीं मिलता, वो सब केवल लॉलीपॉप है। हाँ, कि आदमी अच्छे कर्म करता जाए, इसलिए। बाकी लाइफ में यार सारे अच्छे कर्म कहाँ हो पाते। तो पाताल लोक मिला था मुझे, स्वर्ग लोक नहीं मिला था। हाँ भाई, तो मुझे बता यार, इस रॉड के लिए अल्फा क्या बीटा क्या? देखो यार, हम लोग अल्फा किसको बोलते थे? इस एंगल को जो इससे रॉड का किनारा ढूंढते हुए कनेक्ट होती थी। तो इस रॉड का किनारा तो पाताल लोक में है, तो ये लाइन तो सही नहीं है, लाइन हटा देते हैं। तो क्या ये लाइन सही है? अरे ये भी यहीं मिल जाएगी, ये भी पाताल लोक नहीं जाएगी। तो क्या ये लाइन सही है? ये यार ये भी यहीं कहीं मिल जाएगी। यानी अगर ऐसी कोई लाइन है जो उसको पाताल लोक में किनारे जाके मिलेगी, तो बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगी। कैसे ड्रॉ करना पड़ेगी? ये रे जाके नीचे कहीं इनफाइनाइट में इसके किनारे पे मिलेगी, और ये लाइन कहां मिलेगी? ऊपर स्वर्ग लोक में। तो इसका मतलब अल्फा कितना बीटा कितना अभी तय कर पा रहे हैं? देखो, इस लाइन से इस लाइन का जो लाइन ज्वाइनिंग लाइन है, या लाइन चार्ज के एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी? बीच वाली लाइन से। अल्फा भी 90 और बीटा भी 90। तो हमारा ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दो आंसर आते थे। कोई मुझे बताए ई परपेंडिकुलर कितना हो गया और ई पैरेलल कितना हो गया? ई परपेंडिकुलर कितना आएगा? के लैम्डा बाई साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 हो गया, 112। तो ये आंसर आ गया 2 के लैम्डा बाई टी। ई पैरेलल कितना आ गया? के लैम्डा बाई टी, अंदर आएगा cos 90 माइनस cos 90। 0 से 0 घटेगा, 0 आएगा, फिर 0 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 0 आएगा। अच्छा, ये आना भी चाहिए, क्यों? जितना लेंथ नीचे है उतना ऊपर है, तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सिमेट्रिक होगा। जैसे बताओ, अगर कोई कहते यार ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, बताओ इसका ई पैरेलल क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन क्या ई परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऊपर की लंबाई और नीचे की लंबाई बिल्कुल बराबर हो तो केवल ई परपेंडिकुलर आएगा, ई पैरेलल नहीं आएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? तो इसमें सबसे फेमस आंसर कौन सा है? हाँ, ये तो बताने भूल गया।
ये वाला बड़ा फेमस है, 2k लैम्डा बाई डी। आपने साइन पैरेलल का बनाना है। सॉरी, ये ई परपेंडिकुलर है और अब हम इसको नेट भी लिख सकते हैं। क्यों? अगर दो कंपोनेंट किसी के होते हैं और एक जीरो हो जाए तो यही नेट है, यही ई परपेंडिकुलर भी है। क्लियर है भाई लोग? ई परपेंडिकुलर भी यही है, ई नेट भी यही है। अच्छा बताओ, ये इनफाइनाइट रॉड ऐसे लेटा के बना दिया जाए तो इसका ई परपेंडिकुलर, जैसे इसका ई परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में आया है, ऐसे आया है, इसका ई परपेंडिकुलर कहां जाएगा? वाई एक्सिस में आ जाएगा। ये इनफाइनाइट है तो ई एक्स या ई वाई कहना ठीक नहीं है। क्या ज्यादा कहना ठीक रहेगा? ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। आंसर क्या होगा? यही होगा, 2k लैम्डा बाई डी। इसीलिए मैं उसको ई परपेंडिकुलर शुरू से बोल रहा हूं। अच्छा अब यार अल्फा बीटा 90 हो गया, अल्फा 90 हो जाए, अल्फा 90 हो जाए मतलब ये लाइन चार्ज का दूसरा किनारा स्वर्गलोक पे है और एक किनारा यही है, इधर ही है। ठीक, तो बता यार एक एंगल कितना हो गया? 90, और दूसरा एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अरे भाई यही है, बिल्कुल इधर ही। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता? तो ई परपेंडिकुलर कहां आएगा? इधर। और ई पैरेलल कहां आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा। सब बेकार कर दिया यार। ये बताओ, अच्छा ये टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, सारे टेस्ट चार्ज के वेक्टर नीचे आएंगे, ऊपर वेक्टर ही नहीं होंगे। तो एक ही परपेंडिकुलर आएगा ऊपर और ई पैरेलल आएगा नीचे। क्या दोनों के आंसर जनता लिख सकती है बगल में कहीं डायग्राम बना के? ये वाला नहीं है, और बगल में जगह पड़ी है वह बना ले। एक जीरो है, इसको हम बोल सकते हैं सेमी इनफाइनाइट। क्या बोल सकते हैं? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट इसको भी बोल सकते हैं, थोड़ा यहां निकला हो तो भी बोल सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये डेड एंड बना दिया है 0 डिग्री पे। बना सकते हैं कि नहीं? ई परपेंडिकुलर आ गया k लैम्डा बाई डी, हेलो सुन पा रहे हैं क्या ऑनलाइन वाले? नव्या सुन पा रहे हैं? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. हाँ भाई, ई परपेंडिकुलर आ रहा है k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0। तो साइन 0 0 हो गया, साइन 91, तो ये आ गया k लैम्डा बाई डी। और ई पैरेलल क्या आएगा? हाँ, k लैम्डा बाई डी मॉड कॉस अल्फा 0 कॉस बीटा 90। अरे माइनस लिखना ही नहीं है, मैंने मॉड लगा दिया तो चाहे जिससे जिसको घटाओ। चलो मैं यहां 90 लिख देता हूं, यहां 0 लिख देता हूं, तो ये आएगा k लैम्डा बाई डी, ये आएगा 1 माइनस 0 माइनस 1। तो क्या माइनस आंसर लिखेंगे क्या? नहीं लिखना भाई, बस तुमने नीचे बना दिया इतना बहुत है। ये आंसर आएगा k लैम्डा बाई डी। साइन को इग्नोर करना है। क्या इस बात पे किसी को कोई आपत्ति? अभी बता, एक तरफ अल्फा हो दूसरी तरफ 90 हो, नहीं कर पाओगे जैसे मैंने उस एग्जांपल में दिया है। ये बताओ, ये अल्फा है और ये बीटा है, नहीं कर पाएंगे। अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा है और बीटा कितना नजर आ रहा है?
ई परपेंडिकुलर तो राइट आएगा, ई पैरेलल ऊपर वाले हाथ उठाएं, ई पैरेलल ऊपर आएगा वाले हाथ उठाएं, नीचे आएगा वाले हाथ उठाएं। अभी सोच रहे हैं सर यार नीचे की लंबाई ज्यादा है तो वेक्टर ज्यादा होंगे तो ई परपेंडिकुलर कहां आएगा, ऊपर आएगा। क्या आएगा, के लेमडा बाई डी साइन 90 प्लस साइन एल्फा, और ये पैरेलल आएगा के लेमडा बाई डी कॉस एल्फा माइनस कॉस 90। बस इतना करना है। हाँ कॉस 90 जीरो हो जाएगा, कॉस एल्फा आएगा, यहाँ साइन 90 1 हो जाएगा तो 1 प्लस साइन एल्फा आएगा। क्या ऐसा कोई भी सिचुएशन हो हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत है भाई लोग? यार एक सिचुएशन अभी हाल ही में फैशन में चली है कि इधर पी पॉइंट कोई बोल दे और रॉड इस कोने में है ना, इसका डेड एंड इधर है। हम लोग हमेशा जब डेरिवेशन कर रहे थे तो अल्फा इस सेंस में मिलता था ऊपर और बीटा इस सेंस में मिलता था नीचे। उस एजम्पशन के साथ हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे। क्या ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का डेरिवेशन किन एजम्पशन के साथ आया है कि इसके अल्फा ऊपर है और बीटा, जबकि अगर मैं यहां एक लाइन ज्वाइन करता हूं, लाइन ज्वाइनिंग हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है, ध्यान रखना है, ये दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। अब यहां रॉड है ही नहीं तो दूरी तो तब भी परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगी। क्या बताओ, इसका एक किनारा पाताल लोक पे है तो बीटा तय हो गया, कितना हो गया? हम अल्फा उम्मीद कर रहे थे ऊपर आएगा, लेकिन हम नीचे देखे तो रॉड मिला नहीं, और नीचे आए रॉड नहीं मिला, और नीचे आए यहां तक आए यहां भी नहीं मिला, यहां तक अल्फा कितना हो चुका है? 0, और नीचे चले गए तो इसका मतलब हमारे एजम्पशन के हिसाब से वो अल्फा पता है कैसा हो गया है? नेगेटिव हो गया है, क्योंकि हमारे डेरिवेशन के एजम्पशंस में अल्फा ऊपर था और अभी अल्फा नीचे हो गया। जैसे मान लिया कि ये एंगल कोई 30 डिग्री दे दे, 30 डिग्री, तो इसका ई परपेंडिकुलर पैरेलल बहुत सावधानी से रखना है। मैंने कभी कभार एक आध क्वेश्चन ऐसा देखा है, ई परपेंडिकुलर इधर आएगा, ई पैरेलल नीचे या ऊपर? यार ये सोचने में इतना टाइम क्यों लगता है? ई पैरेलल तो ऊपर ही आएगा, इसमें तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन नहीं है यार। सारा रॉड नीचे है तो असर तो ऊपर ही देगा ना भाई फील्ड। क्या ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल अपने शुभ हाथों से लिखेंगे? जो लोग नहा के आए हों वही लोग। प्रिंजल यहां ध्यान दें वरना ये फिर छूट जाएगा। बाबूजी ध्यान किधर है? छोले भटूरे की दुकान इधर है। क्या आएगा? के लेमडा बाई डी। हाँ अच्छा, एक बार मैंने देखा था लेंथ ऐसे दे रखी थी आर, ऐसे दे रखी थी आर, तो क्या डी की जगह आर की एंट्री नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमें तो दूरी ये वाली चाहिए लेकिन ये दे नहीं रखा। क्या बताओ, आर कॉस 30 डी हो जाएगा? तो जहां डी आर था वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये भी हो ही सकता है यार, वर्स्ट केस सिचुएशन में बता रहा हूं। क्या इतनी चीजें से हैंग होने लगता है क्या? चलो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का फॉर्मूला, ई परपेंडिकुलर पहले लिखते हैं। क्या था? साइन एल्फा। देखो यार हमें ना इसको पॉजिटिव लिखना है क्योंकि डायरेक्शन हम तय कर चुके हैं, हमें इसके मैग्नीट्यूड की बातें करना है यार। तो तुम हमेशा ज्यादा से कम घटाओ, तो किसको 90 को पहले लिखो, साइन 30 बाद में लिखो। तुम कहोगे सर अल्फा, हाँ फॉर्मूले में प्लस ही था, लेकिन हमारा फॉर्मूला जब डेराइव हुआ था तो अल्फा कहां मिला करता था और अभी कहां है? इसलिए माइनस। तुम ऐसा करो यार, तुम यहां माइनस मत डालो, ये जो 30 है उसके बाहर माइनस डालो, और तुम्हें पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
यहां आएगा साइन -30। अब साइन -30 तो माइनस साइन 30 ही होता है। कितना हजम हो रहा है? ई पैरेलल क्या आएगा? k lambda by d cos k lambda by d minus cos 30 cos 90 minus cos 30। 90 माइनस। अच्छा, cos में अच्छी बात पता है क्या है? पॉजिटिव लाना। cos माइनस थीटा। खैर हमें यार चिंता ही क्यों करना है यार, जब साइन मैटर ही नहीं करता तो हमें कोई चिंता नहीं करना। cos 30 लिखो बस तुम। cos 30 कितना होता है? तो ये आंसर आ गया √3 k lambda by d, और ये आंसर आ गया k lambda by, हाँ, और ये आएगा साइन माइनस, ये साइन मैटर करेगा भाई, इसकी चिंता तो करना पड़ेगी। 1 माइनस हाफ होएगा तो हाफ हो जाएगा, देख ले आराम से। ये मतलब वर्स्ट केस सिचुएशन है, शायद ही एक आध बार रिपीट करे कभी। सबसे ज्यादा फैशन में क्या चल रहा है? ये इनफाइनाइट वाला आंसर सबको हर हाल में रटना है। कोई सोते से जगा के पूछे तो भी याद होना चाहिए। चार्जर दे दीजिए। वो वाला ना। हाँ, ये लगा दूं? नहीं मैं यहाँ लगा लेता हूँ, कोई कॉल आए। रिंग यही ना? नहीं, वो पहले कैसे हो सकता है? रिंग एट सेंटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, तो एक रिंग है और उसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। इस रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के पूरे सरकमफेरेंस में चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। देखो यार, अपने मन से हम पूरे टॉपिक में कुछ चीजें हमेशा मान के चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम जितने ऑब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज देके कर रहे हैं। क्या निगेटिव नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर पॉजिटिव है तो सब रिपल्शन मार रहे हैं, अगर यही नेगेटिव चार्ज हो जाए तो अट्रैक्शन करेगा, यानी जो डायरेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं ना अपोजिट आने लगेंगी। इसलिए मैं पीछे की बातें कर रहा हूं। जो भी आंसर हम लोग पॉजिटिव ला रहे हैं या राइट ला रहे हैं वो लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर ला रहे हैं वो, ये तो समझ ही लो भाई, ये भी हो ही सकता है। तो हम लोग सारी बातें स्टैंडर्ड के तहत कर रहे हैं। सबको कैसा चार्ज दे रहे हैं? पॉजिटिव। और स्टैंडर्ड का एक और चीज बाय डिफॉल्ट हम माने कि पूरे रिंग में हर जगह चार्ज यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि हम आधे रिंग में बहुत ज्यादा चार्ज लगा दें, नीचे के आधे में बहुत कम लगा दें। लैम्डा अगर अलग अलग कर दिया पूरे में तो जो रूल हम पढ़ रहे हैं सब जगह बिगड़ जाएंगे, फिर वो नई सिचुएशन आ जाएगी जिसको हमें इंटीग्रेशन से हैंडल करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा यार, जेई मेंस तक किसी को नहीं करना पड़ेगा। आसान बातें हम लोग डिफॉल्ट बातें करते हैं। पूरी रिंग में यूनिफॉर्म चार्ज है सब जगह, तो रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने एक छोटा सा चार्ज, तो ये हमारा एलिमेंट है, ये वेरिएबल है जिसकी मदद से सारे एलिमेंट को हम कवर करने वाले हैं। तो थीटा वो वेरिएबल है जिससे हमेशा रिंग जैसे शेप को कवर किया जाता है। ठीक है, इसका चार्ज कुछ dq हमने कंसीडर किया है, और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में देगा? हमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाना कहां है? सेंटर पे लाना है, तो ये dq सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? नीचे की तरफ लाइन ज्वाइनिंग के अपोजिट देगा। देगा कि नहीं? क्या ये dq इधर देगा तो इसके सामने भी तो कोई dq होगा?
अगर उतना ही लेंथ का सामने DQ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देगा? तो ये दोनों आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, गारंटीड है। तो क्या एक ऐसा कोई और एलिमेंट लो, क्या उसके भी सामने वाला उसको कैंसिल कर देगा? ये हमें पहले से नजर आ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन के कोई स्टेप नहीं लिख रहे हैं। हमें ये समझ में आ रहा है हर चार्ज के सामने उतना चार्ज लोगे पूरी रिंग कवर हो जाएगी, और हम क्या देखेंगे, सारे वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो बता यार सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है? 0 आने वाली है कम से कम। इस बात पे ध्यान देना यार, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। सोचो यार एक ऐसी रिंग बना दें हम जिसके इधर पे चार्ज बहुत ज्यादा है ऊपर वाले हिस्से में, और नीचे वाले हिस्से में चार्ज कम है। क्या लगता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो पाएगी? इधर का DQ जो फील्ड देगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगा, इधर का DQ फील्ड कम स्ट्रॉन्ग देगा, तो वो कैंसिल, वो अलग ही डिस्कशन हो गया। फिर ऐसा भी कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं बना सकता कि देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी मस्ट बी 0, ऐसा दे सकते हैं। मस्ट बी 0, मे बी 0, नॉट 0। तो हम क्या कर सकते हैं? मे बी 0, मे नॉट बी 0, ऐसा कोई आंसर। अच्छा ये तो ऑप्शन ही नहीं था। नॉन यूनिफॉर्म है, मगर ऐसा है कि ये क्वार्टर जैसा चार्ज रखता है ये क्वार्टर वैसे ही रखता है, ये कम रखता है तो ये भी कम रखता है, तो भी तो कैंसिल हो सकता है। क्यों? चलो, ये जो क्वार्टर है ये बहुत भयंकर चार्ज रख रहा है, ये क्वार्टर भी उतना ही भयंकर चार्ज रख रहा है, एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये क्वार्टर कम रख रहा है और ये क्वार्टर भी कम रख रहा है। तो देखो यार इस क्वार्टर से कैंसिलेशन हो जाएगा, और इस क्वार्टर का वेक्टर छोटा होगा लेकिन दोनों कैंसिल, तो फील्ड 0 तो तब भी हो सकती है, मे बी 0, मे नॉट बी 0। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए बाय डिफॉल्ट कोई कुछ ना बोले तो तुम वही करोगे जो दुनिया जानती है, लेकिन तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत है। पता नहीं कौन कब क्या सोच ले। क्या यहां भी कैंसिल होने का स्कोप है? अरे देखो ये DQ इधर देगा, ये DQ इधर देगा, ये DQ इधर देगा, ये DQ इधर देगा, सब कैंसिल हो रहे हैं। बताओ इसके खिलाफ कौन है? क्या ये सब कैंसिल हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। क्या इसका कोई कैंसिलेशन अपोजिट है क्या? नहीं है भाई। यानी यहां बहुत सारे D आएंगे, बहुत सारे D आएंगे, इनके हम दो कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं, DX और DY। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि हर D के दो कंपोनेंट होंगे। अगर इस D का कोई X है तो Y होगा, इस D का कोई X है तो Y होगा। तो क्या Y वाले कैंसिल हो जाएंगे? क्यों? जितने वेक्टर इस नीचे वाले क्वार्टर में होंगे उतने वेक्टर ऊपर वाले क्वार्टर में होंगे, तो Y वाले, तो नेट असर कहां आने वाला है? इसका नेट असर हमें दिख रहा है कि आगे आने वाला है। कितने लोगों को दिख गया? इसका मतलब मैं एजम्पशन ले रहा हूं क्या? कितने लोगों को ये महसूस हो रहा है कि इन सारे वेक्टर्स का नेट हॉरिजॉन्टल में राइट आने वाला है? महसूस हो रहा है ना भाई? मुझे अकेले महसूस हो रहा है क्या? ये सारे वेक्टर्स हैं, सबके y कंपोनेंट आएंगे, सबके x कंपोनेंट आएंगे, y कैंसिल होते दिख रहे हैं, x वाले ऐड हो जाएंगे। तो इतना तो पक्का है कि उसका असर, कायदे से यार इसको हम EX ना ही लिखें क्योंकि रिंग को ऐसे करके नहीं रखा जा सकता, तब असर क्या आ जाएगा? तो बेसिकली हम इसको रिंग की सिमेट्रिक लाइन के लॉन्ग लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आता है मैं सीधे बता रहा हूं, और आंसर बड़ा जाना पहचाना है। तुम्हें इनफाइनाइट रॉड का याद है? वही आंसर है यार। इसका आंसर है 2k लैम्डा बाई r। 2 इसका चार्ज है, लैम्डा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, r इसकी रेडियस है। 2k लैम्डा बाई r। अच्छा जरूरी है हमेशा लैम्डा में ही चार्ज दिया जाए? क्या लैम्डा और q कैसे रिलेटेड होता है? लैम्डा l।
इस सरकमफेरेंस की लंबाई कितनी है? नहीं पता होगा, पाई आर। तो तुम चाहो तो यहां लेमडा गायब करके एक और आंसर ला सकते हो गंदा सा, याद रखना चाहेंगे। देखो यार, ये तो हमेशा है कि राइटर कन्वर्जन पे आंसर पूछ सकता है, मगर फेमस याद रखो, कन्वर्जन करना तुम्हारे स्किल का पार्ट होना चाहिए। तो जहां लेमडा आया है वहां हम क्या लिख सकते हैं? जहां लेमडा आया है वहां हम क्यू बाई पाई आर। तो एकदम ही गंदा लुक आ जाएगा। किसी को याद रखने का मन तो ना ही करो यार। फिजिक्स में स्किल और मेमोरी का मिला जुला ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। केवल मेमोरी के जो भरोसे हैं वो ये वाला याद करके दिखाएं और मुझे बताएं क्या तुम्हें याद है? बताओ। अभी अभी तुमने सोच लिया कि इतना ही तो करना है, क्यों भाई? लिख लिया है, याद है, मेरा क्वेश्चन है। चलो मैं 2 दिन बाद पूछूंगा। अभी अभी तो पढ़ाई है, मैं 2 दिन बाद यही पूछूंगा कि हाँ, क्योंकि लैम्डा भाई जल्दी से मन में चल जाएगा इस बात है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लॉजिक ही यूज कर रहे हैं। इसका पूछूंगा मैं। हाँ भाई, तो यार यहां भी अगर हम यहां DQ इमेजिन करें और यहां DQ इमेजिन करें तो हमें इतना समझ में आ रहा है, वाई वाई कट जाएंगे। इसका आंसर भी बीचों बीच वाली लाइन में आएगा। देखो यार, वाई वाई मत सोचो, बीचों बीच वाली लाइन में आएगा। क्यों? कल को रिंग को ऐसे नहीं रख सकते। अच्छा बताओ, रिंग को ऐसे रख दे कोई, ऐसे, तो क्या बीचों बीच ना एक्स में आएगा ना वाई में आएगा। ये बीचों बीच वाली लाइन के लॉन्ग आता है, बस ये याद रखो यार। इसका आंसर क्या आता है? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये ई, इसको मैं ई परपेंडिकुलर कह दूं, चलेगा? देखो यार, इस रॉड के यही लाइन है जब जो परपेंडिकुलर, ये भी मत कहो यार, ये हम क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक लाइन के लॉन्ग है, अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री, अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री वाली जो लाइन है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ज्यादा बढ़िया लिखना। ये देखो यार, ऐसे भी आ सकता है। ये अल्फा क्या है भाई? हाँ, किसी ने पूछा नहीं ये अल्फा क्या है? देखो यार, इस सेक्टर ने जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है, अल्फा वही एंगल है। पहले भी ऐसी बातें हो चुकी, सेक्टर रिंग की बातें याद है यार, सेंटर ऑफ मास के समय। तो समझ गया ये अल्फा क्या है? क्या ये इनमें से सबसे जनरलाइज आंसर कौन सा है? यही वाला सबसे जनरलाइज आंसर। क्योंकि अगर तुम अल्फा को पाई लिखते हो तो मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? बगल वाले की। अरे देखो, इसका पूरा एंगल कितना होगा? पाई। तो यहां आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। तो ये देखो, यही आंसर आ जाएगा। मतलब मैं इस आंसर से इसके आंसर को एक्सप्लेन, बल्कि अगर मैं रिंग को पूरा देखूं तो कितना एंगल होता है? 2 पाई। साइन 2 पाई बाई 2 करो, साइन पाई 0 होता है, तो क्या आंसर 0 आ जाएगा। यानी इस बोर्ड में सबसे जनरलाइज्ड आंसर वो है, और सबसे फेमस बीच में है। सबसे फेमस ये भी काफी फेमस है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। भाव भी लाना है यार साथ ही साथ कि 0 क्यों होती है। थोड़ा थोड़ा जो मैं हिंट दे रहा हूं ना, ये जरूर एड ऑन करते जाओ, ताकि तुम जब रिकवर करोगे तो तुम्हें यही चीज मदद करेगी। अच्छा, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। कल को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है, और कंफ्यूजन वहां से शुरू होता है। जब तक फील्ड चल रहा है तब तक सब बढ़िया लग रहा है, पोटेंशियल जब आएगा तब ऐसे आंसर नहीं आएंगे, उसके आंसर आएंगे। तो तुम्हें ये जो छोटे छोटे से स्टेप्स मैं बता रहा हूं तुम्हें मदद करेंगे कि कैसे पोटेंशियल रिकॉल कराना है, कैसे फील्ड रिकॉल कराना है। 2 विकेट गिर चुके हैं। ऑनलाइन शुरू हुए थे तब 3 लोग थे, अभी 1 ही बचे हैं। यही है फर्क ऑनलाइन का। जो लोग ऑनलाइन आते हैं समझो यार कि ऑनलाइन इतना कनेक्टिंग नहीं है। ऑनलाइन तुम्हें बाउंड नहीं करता कि बैठना ही बैठना है, एक में बाहर निकल जाओ। क्लास में आ जाते हो तो तुम सोचते हो यार कि ऐसे कैसे बीच में चले जाएं, सर क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, घर पे फोन कर दिया तो क्या मैसेज आएगा। तो ये सब चीजें नहीं, मैं इसी बार पूछने वाला था, बल्कि मैंने डिसाइड कर रखा था कि ऑनलाइन के लिए 5000 ज्यादा लेना है।
मगर वो बीच में कह नहीं पाया यार मैं। इसी बार ये था मेरा कि मतलब जिसको ऑनलाइन करना है फ्रीक्वेंटली, उसका 5,000 ज्यादा है, वन टाइम अगर मिस हो रहा है तो 100-200 रुपए लेके अपना कर ले। तो वो कमाई का नया जरिया मिल रहा है। ये सब लगाया, देखो यार 50,000 का भी एक कैमरा मेरा पुराना वाला खराब हो गया, ये लगाया, टीवी लगाया नया, सब लगाया यार, तो कहाँ से आएगा। मैं लगाता जा रहा हूँ, आ कहीं से रहा नहीं। कैसा आइडिया वैसे, तुम लोगों से तो बच ही गए, तुम लोगों को तो बच ही गया। अगले साल क्या इसको अप्लाई कर सकते? अगले साल कर लीजिए, क्या इस साल अप्लाई कर सकते? हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगले साल से इसको अप्लाई करेंगे। उसमें एक छोटा सा स्टिकर जो ढूंढने से भी किसी को नजर ना आए, उसमें बस लिखना होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, इफ समवन अपीयर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एक्स्ट्रा फीस, ऐसा छोटा छोटा लिख देंगे। और फिर जब कोई कहेगा सर आपने पहले तो बताया नहीं, ये आपने देखा नहीं, ये चिपका हुआ है। ऐसे लोग बोलते हैं जब मतलब किसी के साथ ऐसा होता है। मैंने फोटोकॉपी वाले कई बार लिखे होते हैं बहुत छोटा सा किनारे पे, देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है 5 रुपए पर पेज। अरे यार लोग सोचते 1 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, लेकिन जो सूने इलाके में कोई फोटोकॉपी वाला होता है वो लिख के टांग देता है 5 रुपए पर पेज। जब कराने के बाद 5 रुपए कौन लेता है फोटोकॉपी का, ये देखिए। और उसमें छोटा सा लिखा रहता है। तो अब कोई इतनी बड़ी दुकान में यार एक छोटे से पन्ने में 5 रुपए पर पेज देखता है क्या? नहीं देता। कहता भैया फोटोकॉपी कर दो, आप ज्यादा ज्यादा 1 लोगे या 2 ले लोगे। ये धक्का तब लगता है जब 10 रुपए लगते हैं। एलडीए में, ये एलडीए का ऑफिस है, तुम लोग कभी यूज किए हो क्या? वहां एक दुकान है, छोटा सा दुकान, क्या वो गार्ड का ऑफिस है, वो सरकारी प्रमाइसिस में चल रहा है। वहां फोटोकॉपी कराने जाओ 10 रुपए, तो भैया 2 रुपए लगते, चलो करा लो। अब यार कहां जाए कराने, तो मैं देखा इधर, फिर देखा इधर, मैंने भैया कर दो। और उन्होंने कागज बिल्कुल सामने लगा रखा है, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कोई बाहर नहीं जाएगा, एकदम सामने लगा रखा है। भैया एलडीए के ऑफिस में जमीन लेने नहीं गए थे, मेरे जमीन में किसी का छप्पर गिर गया था तो मेरा पूरा क्रैक आ गया था उसके। वो रजिस्ट्री ऑफिस होता है, वो रजिस्ट्री ऑफिस होता है जहां पे रजिस्ट्री होती है। तो उसके लिए मैं नियम पता करने गया था कि भाई किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या नियम है। खैर कुछ निकला नहीं उससे, वो सब मेरा नुकसान हो गया, सब क्रैक बनवाए गए किसी तरह से। कमीना आदमी निकला मेरा पड़ोसी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको अब तक मेरे एरिया के, मेरे मोहल्ले के 4-5 लोग कमीना कह चुके उसके मुंह पे। तो मुझे इस बात से बड़ी खुश लगती। कहते कि अरे आपका तो, आपने वो गिर गया था, उनका कुछ समझा नहीं, गुप्ता जी बड़ा नाराज रहते। तो थोड़ा उसके मुंह पे थप्पड़ लगता है। ठीक है, तसल्ली के लिए ख्याल काफी है, और क्या। फायदे के लिए थोड़ा सा ना मुझे एग्रेसिव होना पड़ेगा, एक गन खरीदना ही है मुझे, उसके बाद करेंगे। हाँ, यहाँ भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत होता है, मतलब उसी से अपना चल रहा है। ये क्या बस क्यों करेंगे, अभी तो 15-20 मिनट है। हाँ भाई, तो एक रिंग के पूरे सरकमफेरेंस में यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है, ठीक। एक रेफरेंस लाइन बना के थीटा एंगल के छोटे से चेंज डी थीटा के सामने हमने एक डी क्यू चार्ज कंसीडर किया है। रिंग इमेजिन कर यार, ऐसी रिंग है भाई, ऐसी रिंग है, और उस रिंग के एक्सिस पर ये पी पॉइंट है। तो कोई डी क्यू जो सरकमफेरेंस पे है वो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। कैसे देगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डी, ऐसे देगा। ध्यान देना जरा, इधर डी क्यू है, ऐसा टिल्टेड लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो इधर जो डी क्यू है वो ऐसे देगा, जो इधर है वो ऐसे देगा, जो नीचे है वो ऐसे देगा। तो
तुम अगर इमेजिन करो, यहां मत देखो, इमेजिन करो, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ये 3 डायमेंशन में आएंगे ऐसे कोन के फॉर्म में। कैन यू इमेजिन? आधा खुला हुआ छाता देखा यार, उसके जो तार होते हैं वैसे वेक्टर्स आएंगे। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? ठीक, तो बता, अगर आधा खुले हुए छाते के बहुत सारे तार हैं, उनको वेक्टर मान लिया जाए, तो उसका नेट कहां आना चाहिए? तो उनका नेट एक्सिस के अलोंग आएगा। ये बात हम बस महसूस कर लें तो ये काफी खुशी देने वाली बात है। बट अच्छी बात यह कि ये भी एक डेरिवेशन है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं हो रहा है, तो मैं इसको बताऊंगा। मुझे बताओ, ये dq कितना de देगा? k dq अपॉन दूरी का स्क्वायर। यहां से यहां देखो यार, ये सेंटर से दूरी x मानी गई है और इसका खुद का रेडियस r है, तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, जब ये dq ले रहे हैं तो दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेंगे तो दूरी, यानी इनमें ना r वेरिएबल है ना यार। वेरिएबल कैसे देखा जाता है? डिफरेंशियल एलिमेंट बदलने पर क्या इनमें से कोई पैरामीटर बदल रहा है क्या? वैसे देखो तो हर चीज वेरिएबल है, क्यों? r नहीं बदल सकते, रिंग सर बड़ी ले ले तो, बट हम यहां पर किसी गिवन रिंग के लिए dq बदल रहे हैं, और dq बदलने पे ना r बदलेगा ना x बदलेगा। क्या जनता समझ पा रही? आज इस डी का हमें कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेशन में लेना है? मतलब इसका dx क्या होगा यार? ये एंगल अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मानूं, तो हमें dx में d cos थीटा लाना है और उसको इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि x वाला आना है। तो क्या, चलो d मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, k dq अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है, क्या बताओ हर dq के लिए ये टर्म सेम है या वेरिएबल है? ये टर्म या देखो, ऐसी कोई रिंग है, बीचों बीच एक लाइन है, और जो टिल्टेड लाइन है उसके साथ कुछ एंगल बना रही है, तो ऐसी खींचो या ऐसी खींचो, एंगल वही रहेगा। यानी यार cos थीटा x r आर कांस्टेंट फॉर ऑल dq। सारे dq के लिए इनमें से कोई चीज वेरिएबल नहीं है। अब जब कोई चीज वेरिएबल नहीं है तो x लाना बड़ा आसान हो गया यार। अगर डिफरेंशियल पता हो और आंसर लाना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या क्या बाहर आ जाएगा? k बाहर, cos थीटा बाहर, दूरी बाहर, सब कुछ बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? dq। यार इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो अंदर इसके प्रोडक्ट में तो 1 ही है, तो 1 dq का समेशन करो सारे dq के लिए, q हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा k q cos थीटा अपॉन दूरी का स्क्वायर। मैं थोड़ी देर के लिए ना इस दूरी का नाम शुरू से r लिख रहा हूं, क्योंकि ये फैशन यही चल रहा है। अब ये आखिरी में सही कर दूंगा। क्या लिख रहा हूं यहां पर? r स्क्वायर। क्या ये आंसर में मैंने इस लेंथ को, तिरछी लेंथ को क्या मान लिया है? r। हाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है। cos थीटा क्या लिखना चाहिए मुझे? देखो यार ये भी एक आंसर है भाई, ये भी एक लुक है, पता नहीं शायद इसी लुक में कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे। cos थीटा क्या होगा यार? r की जगह ना मैं ये लास्ट में लिख दूंगा। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या? x बाई आर। तो ई का आंसर आएगा, इसको मैं एक्सिस लिख देता हूं अब और क्लियर करने के लिए, ये एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस, कल को रिंग ऐसे रख दी जाए तो क्या इधर आएगा ना फील्ड, इसलिए एक्सिस के अलोंग लिख दिया है। के क्यू cos थीटा की जगह क्या आ गया? x बाई आर, तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। ये काफी इजी लुक है याद रखने का, ये काफी इजी लुक है याद रखने। काफी लोग इसी लुक में आंसर याद रखते हैं, बट दूसरा लुक भी काफी फेमस है। बताओ r की जगह मुझे क्या लिखना है? हाँ अरे क्या लिखना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, इसके ऊपर क्या है 3 पावर, तो ये बन जाएगा 3/2 पावर। ये भी आंसर का लुक फेमस है, बल्कि जब डेरिवेशन किया जाता है तो इसी में पूछा जाता है। ये दोनों ही लुक सही हैं, इस पे भी मैंने देखा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लुक बदलना आना चाहिए। क्या यहाँ पे क्यू को गायब नहीं कराया जा सकता लैम्डा के टर्म में? तो एक जो स्टैंडर्ड लुक है वो पढ़ाया जा रहा है, नॉन स्टैंडर्ड लुक कभी भी आ सकते हैं। ये आंसर हमेशा एक्सिस के अलोंग आता है। ऑन एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एक्सिस के अलोंग आती है। एक्सिस का मतलब है सेंटर से पास करने वाली एक लाइन। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन है? किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। स्कूल के लिए ये बहुत काम की चीज है भाई। जितने लोग भी इस साल स्कूल के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ये स्टेप जरूर याद रखें। हाँ, 2 ही लोग हैं। अगले साल देना है तो याद रख लो, अगले साल तक याद रख लो। नोट कर लिया भाई लोग? आगे बढ़ सकते हैं। जो पिछले साल बोर्ड दे चुके हैं, क्या उनको याद आ रहा है कि ऐसा कुछ डेरिवेशन स्कूल के लिए हमने पढ़ा था? पढ़ा है ना? मतलब मैं इसलिए कंफर्म करूं, मुझे भी नहीं पता, वो इतने साल हो गए हैं कि आजकल ये चल रहा है फैशन में कि नहीं चल रहा। मेरे टाइम पे भी ये फैशन में चल रहा था। मतलब बोर्ड का फैशन 20 साल से चेंज नहीं हुआ है। 20 हाँ हो रहा है, लेवल बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी लेवल बढ़ा, फिर डाउन कर देंगे। सरकार का प्रेशर पड़ेगा तो फिर डाउन कर देंगे। लेवल कुछ दिन के लिए बढ़ाया जाता है। तो देखो, 2 थॉट हैं जिन पे लड़ाई चलती रहती है कि जेई का पेपर तो ऐसा आता है, बोर्ड का पेपर इतना आसान आता है, तो कैसे ये बोर्ड वाले जेई का पेपर देंगे? आप कैसे समझते हैं? तो कोचिंग वालों की जरूरत है कि नहीं? तो बोर्ड वालों को लगता है हाँ ये बात तो सही है, पेपर टफ करते हैं। फिर सरकार कहती है अरे 12वीं तक के बच्चों को इतना प्रेशर आप लोग दे रहे हैं, ये प्रेशर कैसे? तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, हम इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं? हम तो आसान भी कर सकते पेपर, तो आसान कर देते हैं। ये चल रहा है। मतलब आज तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम बच्चों को कहां ले जाना चाहते हैं। उनको रिड्यूस प्रेशर में रखना है, तो फिर से कोई आएगा कहेगा कि आपने इतना लेवल आसान कर दिया है, जेई देख रहे हो कहां जा रहा है, नीट देख रहे हो कहां जा रहा है। तो सीबीएसई वाले सोचेंगे हाँ यार हम तो पीछे रह जाते हैं, पेपर फिर से चेंज करते हैं। यही चलता रहता है। वो लोग आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को कहां पहुंचाना है। अच्छा, इसका मतलब कोचिंग की रिक्वायरमेंट है भाई। सीधे से बात यहां से आ जाती है, इसका मतलब कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। जब उसके बीच में गैप है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और बोर्ड में आ रहा है, तो इसका मतलब गैप है। तो गैप को फिल कैसे करें? ऐसे करें। फिर जब वो पेपर टफ ले आते हैं, तब एक और सवाल जनरेट होता है कि आपके जो टीचर से पूरे साल पढ़ा कुछ और रहे हैं, एग्जाम में आ कुछ रहा है, टीचर को अपग्रेड करिए। उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, कोई अपग्रेड नहीं होता है। होता है, मतलब हर साल ये होता है कि 11th-12th में टीचर उस लेवल का पढ़ाने जिस लेवल का कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, इनको अपग्रेड करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगता है यार कि आदमी 40 साल का हो चुका है, शाम को जाके बीवी की बातें सुनना है, बच्चों की परेशानियां सुनना है, सुबह से ताना सुनता हुआ बेचारा किसी तरह से रिलैक्स होने स्कूल आया है। और क्या, वहां पे रिलैक्स होने आया है। काम तो असली घर पे करता है। और उसके बाद वहां कहते हैं जब तुम्हें ट्रेनिंग करना है और जेई लेवल की पढ़ाई करना है, तो वो अपने टाइम पे कभी किया नहीं यार जेई लेवल पढ़ाई, वरना वो एमएससी क्यों करता? तो वो सुन लेगा। देखो यार, सिस्टम फॉलो जरूर करते हैं। हर साल बीटीसी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, 11th-12th वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, 10वीं तक कुछ नहीं होता। तो कोई टीचर को अगर चैन से रहना तो 10वीं तक पढ़ाए। स्कूल के टीचरों को सलाह है यार, ऑनलाइन जितने सुने, 10वीं तक पढ़ाओ, चैन से रहो। अगर तुमने ये सोचा कि नहीं हम कंपटीशन के हिसाब के टीचर बनेंगे, तो कोशिश करते रहोगे। बन वही पाता है जिसने अपने टाइम पे ढंग से पढ़ाई करी होती है, एकदम जी जान लगा के, जिसने कभी कंपटीशन के लिए तैयारी करी होती, तब वो सोचता है। तब उसको बाप का टेंशन नहीं, सपोर्ट मिलता है, वाइफ का टेंशन नहीं, बच्चों का टेंशन नहीं, तब वो अपना पूरा डेडिकेशन लगाता है। तब यानी तुम्हें क्या लगता है कि कोई कॉलेज में जाके बीटेक के दौरान सीखता है टीचिंग,
अरे वही दौरान सीखता है जब वो खुद खुद पढ़ रहा होता है, इसी दौरान टीचर बनते हैं यार। मेरा एक बच्चा 2008 में पढ़ा था, वो गुवाहाटी से बीटेक किया, फिर फिटजी ज्वाइन किया। पहले आकाश किया था, आकाश फिर फिटजी ज्वाइन किया। अभी भी वो शायद पढ़ा रहा है कहीं, एलन में, शायद एलन कानपुर में पढ़ा रहा है। हाँ, तो मेरे से पढ़ के बना। उसने तो सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखा था कि मेरे जितने मैथ्स और केमिस्ट्री में मिला के मार्क्स है उतने अकेले फिजिक्स में है, उतने अकेले उसके फिजिक्स में थे। उसने आर्टिकल दिया था मुझे कि हाँ न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दीजिए, मतलब मुझे करना था इसलिए। हाँ और क्या, टच में रहता है वो, इस बात को मानता है कि हाँ टीचर बनाने में मेरा रोल है। हाँ भाई, मेरे से ज्यादा सैलरी पा रहा है। उसने रिस्क नहीं लिया ना, क्यों रिस्क लेता, वो बहुत गरीब फैमिली का था। मतलब छोड़ो यार, कितने बार वो सेम स्टोरी बताए। शुरू में मैं थोड़ा सा इस तरह के काम किया, चैरिटी, फिर मुझे समझ में आ गया इसमें कुछ फायदा नहीं। फिर मैंने चैरिटी बंद कर दी। हाँ और क्या, और सर अपने कॉम्पिटिटर तैयार करो वो भी फ्री में। हाँ भाई, नहीं उसका सदमा नहीं, देखो यार वो गरीब आदमी था, उसकी पूरा परिवार बन गया यार। उसने इतना पैसा कमाया कि उसका घर बदल गया, उसकी बहन की शादी हो गई। वो जो तुमने हाँ हाँ अच्छी शादी मतलब हो गई, अच्छी जगह, उसकी खुद की बढ़िया शादी हो गई, उसके घर में खुशहाली आ गई। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भाई, आदमी अपने हिसाब से फैसला लेता है ना, किसी का प्लस होने में किसी को बुराई नहीं है, लेकिन अपना माइनस हुआ जा रहा है तो ये भी तो दिक्कत की बात है। हाँ भाई, ये चैरिटी करना सब पैसे वालों का काम है। तो मैं भी जब पैसे वाला बनूंगा चैरिटी करूंगा, पहले बन तो लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कहावत नहीं हो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु मतलब सज्जन आदमी, वो भी भूखा ना जाए। तो पहली लाइन ही में ही सब सारा खेल छुपा है कि इतना दीजिए। इतना दो तो पहले, हाँ तो पहले तो वो हो जाए। वापस आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन में। डिस्क है यार, ये थोड़ा सा ना पेन ना ज्यादा हो, इसलिए मैं बीच बीच में इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। थोड़ा सा पेन यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अगर एक डिस्क को कवर करने के लिए जो हम डिफरेंशियल एलिमेंट मानते हैं, वो पॉइंट चार्ज नहीं मानते। अब तक हमने हर जगह एलिमेंट क्या माना है, पॉइंट चार्ज। लेकिन डिस्क को हमेशा हम रिंग जैसे एलिमेंट की मदद से कवर करते हैं। मतलब हम पूरे डिस्क को छोटी छोटी रिंग में तोड़ते हैं और सोचते हैं हर रिंग ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक रिंग कहां कंट्रीब्यूशन देती है, एक्सेस के अलोंग। दूसरी रिंग भी कहां कंट्रीब्यूशन देगी, क्या हर रिंग एक्सेस के अलोंग देगी? तो नेट आंसर भी बड़ा सिंपल है, डिस्क का आंसर एक्सेस के अलोंग आना है। कितना आना है, आंसर लिखें, आना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम कहोगे यार ये सिग्मा क्या है, पता तो है सिग्मा क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो क्या सर सिग्मा की जगह क्यों नहीं आ सकता, चल नहीं रहा फैशन में। आज बिल्कुल यही मेरे साथ सुबह जिम में हुआ। हाँ मैं जिम जाता हूँ, असर नहीं है वो अलग बात है। तो 15 मिनट बाकी था और मैं सोच रहा था यार अब छोड़ के जाएंगे तो सर को अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ के चले जाते, जिम वाले तो चले भी जाते हैं, छोड़ के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे जाने को मिल जाए। और एकदम से लाइट चली गई, तो चलो यार आज तुम लोग भी जाओ।